नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर अयोध्या से है। दरअसल 20 मार्च से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान को कोरोना वायरस के चलते टाल दिया गया है। रामलला की अस्थायी शिफ्टिंग को लेकर आयोजन होना था, अब ये आयोजन 22 मार्च से शुरू होगा। साथ ही काशी से बुलाए गए विद्वानों को भी रोक दिया गया है। अब अयोध्या के 15 विद्वान ही परिसर में पूजा पाठ करेंगे। बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर रामलला की शिफ्टिंग के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। कोरोना के चलते ये कदम उठाया गया है। 20 मार्च से यहां पर धार्मिक अनुष्ठान होना था, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस के चलते उसको टाल दिया गया है। रामलला की अस्थायी शिफ्टिंग को लेकर यह आयोजन यहां पर होना था, अब यह आयोजन 22 मार्च को शुरू होगा। साथ ही काशी से जिन विद्वानों को बुलाया गया था उनको भी रोक दिया गया है कि आप मत आइए, क्योंकि कोरोना का वायरस लगातार लोगों को संक्रमित कर रहा है। ऐसे में लोग यात्रा करने से बचें तो ये बेहतर होगा। और जबकि काशी के विद्वान यहां पर नहीं आएंगे तो होगा क्या, आप वो भी समझ लीजिए। अब अयोध्या के ही 15 विद्वान यहां पर परिसर में पूजा पाठ करेंगे। और अयोध्या से हमारे संवाददाता निमिष इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का कार्यक्रम होना था वो आज से शुरू होना था। आज से रामलला के शिफ्ट करे अस्थायी मंदिर का स्वच्छीकरण होना था, शुद्धिकरण का अनुष्ठान शुरू होगा। उसके बाद रामलला को शिफ्ट करने के पहले सारे वैदिक जो अनुष्ठान थे वो होने थे। इसको लेकर काशी से 22 विद्वानों की एक टीम भी बुलाई गई थी, जिनको आज पहुंचना था, लेकिन अब कोरोना वायरस के भय की वजह से प्रशासन की जो गाइडलाइन है, जो अपील है लोगों से, उसकी वजह से इस पूरे कार्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया है। अब 22 तारीख को अयोध्या के ही वैदिक विद्वान 15 विद्वान इस कार्य में लगेंगे और जो 24 तारीख तक यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करेंगे और 25 को सुबह भगवान को से मुख्यमंत्री नए आवास में नए अस्थायी बुलेट प्रूफ मंदिर में शिफ्ट करेंगे। इस मंदिर में शिफ्ट करने के बाद वहां पे ही भगवान का रामलला की आरती होगी, जो जिस इस पूरी कार्यक्रम को लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन राम अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद से रामलला को शिफ्ट करने और राम मंदिर निर्माण के निमित्त एक और कदम आगे बढ़ने का बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। रामलला के परिसर में रातों दिन वहां पर अस्थायी भवन को तैयार करने की काम चल रहा था। लगभग 80% से ज्यादा ये कार्य हो भी चुका था, लेकिन फिलहाल आज से जो अनुष्ठान होने थे उसको संक्षिप्त किया गया, इस कार्यक्रम के भव्यता को कम किया गया है। और अब 22 तारीख से अयोध्या के 15 विद्वान यहाँ पर जमीन का शुद्धिकरण, भगवान के और अनुष्ठान जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको शिफ्ट करने के पहले जमीन का शुद्धिकरण होगा, रास्ते का शुद्धिकरण होगा। जिस रास्ते से रामलला नए भवन में आएंगे उस पूरे रास्ते को स्वच्छ किया जाएगा। वहां पर कई जगहों, कई सरयू, कई सागरों के जल छिड़के जाएंगे। साथ ही वहां पर सरयू की मिट्टी का भी छिड़काव होगा, जिससे शुद्धिकरण होने के बाद ही रामलला को उस रास्ते से नए आवास पर लेके आएंगे। जल्दी से एक बात और बता दीजिए कि काशी से जिन विद्वानों को आना था उनको रोक दिया गया है, कार्यक्रम को 2 दिन टाल दिया गया है, लेकिन बहुत से राम भक्त वहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले थे, या फिर वो मन बना रहे हैं वहां पर जाने का। क्या उनके लिए भी कोई जानकारी, कोई अपडेट है कि वहां पर जो भव्य आयोजन होना था वो भव्य आयोजन नहीं होगा, और जो रामलला के भक्त पहुंच रहे हैं वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपने कार्यक्रम को टाल दें? इस प्रकार की भी कोई अपील की जा रही है क्या लोगों से? ऐसा कोई संदेश? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिला प्रशासन कल यहाँ के जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के क्षेत्र न्यास अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करने नित गोपाल दास से मुलाकात की है, उनसे अपील किया गया था। हालांकि वो माने नहीं है, मेला एक बहुत पारंपरिक मेला है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासन जो है वो चिंतित है। प्रशासन तमाम तरीके की अपीलें कर रहा है, पोस्टर चस्पा कर रहा है, साइन बोर्ड लगा रहा है, लोगों को यह अज्ञात करा रहा है कि इस तरीके की बीमारी है। इससे जो प्रशासनिक स्तर पर जो अपीलें हो रही है उसके साथ ही खासा प्रभाव राज्य सरकार और जो भारत सरकार की अपील है उसको भी लेकर अब लोग जागरूक हैं। लोगों के आने की जो आमद है वो कम होगी, इसका अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ कहना। बहुत शुक्रिया निमिष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर यूपी में बड़ी कवायद भी की जा रही है। यूपी के सभी विभागों ने बड़ी तैयारी की है। सीएम के निर्देश पर तैयारियां की गई हैं। विभागों की लिस्ट कोरोना से बचाव को लेकर तैयार की गई है। कल रात सीएम ऑफिस को बताया जा रहा है कि कंपाइल्ड रिपोर्ट भेज भी दी गई है। रिपोर्ट में शामिल किए गए विभागवार तैयारियों के बुलेट पॉइंट्स को भी शामिल किया गया है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम विभागों से जुड़ने वाले हैं। एक साथ कई राज्यों से वो जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, साथ ही साथ क्या तैयारियां की गई हैं अलग अलग राज्यों में, उस बात की ब्रीफिंग भी होगी। लेकिन उससे पहले यूपी सरकार ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल भी कर लिया है। विभागवार एक सूची तैयार की गई है
और उस सूची को सीएम ऑफिस को भेज भी दिया गया है। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता इस वक्त अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, विस्तार से बताइए क्या जानकारी है इस खबर को लेकर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर। देखिए, बिल्कुल अमित, जिस तरह कल प्रधानमंत्री ने संबोधन किया देश को शाम को 8 बजे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वो विभागवार सूची तैयार करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और उसके साथ ही प्रदेश के कई सारे विभागों के बड़े आला अफसर बैठक में शामिल होंगे, जिसको लेकर मुख्य सचिव दफ्तर से सभी विभागों को एक लेटर भेजा गया था, जिसके बाद कंपाइल रिपोर्ट तैयार की गई और सभी विभागों के जो बुलेट पॉइंट्स हैं कोरोना को लेकर उसको मुख्यमंत्री दफ्तर भेजा गया। और आज जब प्रधानमंत्री शाम को 8 बजे डीसी में जुड़ेंगे तो मुख्यमंत्री के साथ साथ शासन के कई बड़े अधिकारी होंगे, जिसको लेकर सरकार के सभी विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां पूरी कर ली। विशेष तौर से जो प्रमुख सचिव चिकित्सा है या जो स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, जहां कोरोना को लेकर काफी संजीदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूपी में अब तक 19 पॉजिटिव मरीज आए हैं, लगभग 15 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई। तो वो पूरा डिटेल्स मुख्यमंत्री के पास सभी विभागों की तरफ से भेजा गया। और आज जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम को रात को 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी अमित, और इसमें एक चर्चा होगी, क्योंकि यूपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो अस्पताल है वहां लगभग 8000 डॉक्टरों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी गई है। जो आशा कार्यकर्ती हैं, एएनएम कार्यकर्ती, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और सभी 75 जिलों के जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। इन सभी तैयारियों को लेकर यूपी में महामारी जरूर नहीं घोषित की गई है कोरोना को, लेकिन महामारी जैसी स्थिति की बात सीएम की तरफ से की जा रही है। तो अब सरकार पूरी तरह से तैयार है और आज प्रधानमंत्री इसी बात की रिपोर्ट लेंगे कि आखिर यूपी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितना तैयार है। और मुख्यमंत्री ने इसीलिए सभी विभागों से सारे बुलेट पॉइंट्स मंगाए हैं और मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, सभी विभागों के बड़े आला अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना पर मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है। प्रदेश में 19 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक 7 लोग रिकवर भी हो गए हैं, ये अच्छी बात है। 2 में कोरोना की और पुष्टि हुई है। आगरा में 8, गाजियाबाद में 2, नोएडा में 4, लखनऊ में 4, लखीमपुर खीरी में 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। कुल मिलाकर 889 टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। 121 के टेस्ट का अभी इंतजार है, रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। एयरपोर्ट पर 24,176 की थर्मल स्कैनिंग अब तक हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 14,48,000 से अधिक लोगों की स्कैनिंग हुई है, जबकि नेपाल भारत बॉर्डर पर 2070 गांव में सैनिटाइजेशन का काम भी किया गया है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न अस्पतालों में 53 संदिग्ध फिलहाल भर्ती हैं, जिनका इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ मेडिकल बुलेटिन में जारी किया गया है, क्या बड़ी बातें रही हैं, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी में जो कोरोना संदिग्धों की संख्या है वो 19 है, जिन लोगों में पुष्टि हो चुकी है। 7 लोग ऐसे हैं जो कि रिकवर भी हो गए हैं, मतलब इलाज के बाद वो ठीक हो गए हैं। 2 में कोरोना की और पुष्टि हुई है। और अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में क्या कुछ नंबर्स हैं वो भी आप समझ लीजिए। आगरा में 8, गाजियाबाद में 2, नोएडा में 4 और लखनऊ में 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। और अब बात करते हैं निर्भया के दोषियों को फांसी की। लंबी कानूनी जद्दोजहद और लड़ाई के बाद आखिरकार पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों पवन, विनय, अक्षय और मुकेश को आज सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के बाद जेल प्रशासन ने इन दरिंदों की मौत की पुष्टि भी कर दी है। फांसी से 2 घंटे पहले तक दोषियों ने अपने बचाव की कोशिश की और पहले दिल्ली हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी रोकने के लिए दी गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद चारों दरिंदों को फांसी का रास्ता साफ हो गया। दरिंदों को फांसी देने के बाद निर्भया की मां ने खुशी व्यक्त की और कहा कि आखिरकार निर्भया को न्याय मिला है और कानून पर विश्वास बढ़ा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। दूसरी तरफ पूरे देश में निर्भया के दोषियों को फांसी पर लोगों ने जश्न मनाया। क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार पूरी रात कोशिश करते रहे दोषियों के वकील की किसी तरीके से फांसी को टाला जा सके, लेकिन कोर्ट की तरफ से उनकी तमाम दलीलों को, तमाम कोशिशों को नकार दिया गया और आखिरकार 5:30 बजे सुबह चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया।
और दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे कुछ और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम बारी बारी से सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। सुशील, क्या अपडेट, क्या जानकारी है पोस्टमार्टम को लेकर? जी देखिए अमित, कहते हैं कि भले ही न्याय बहुत छोटा सा शब्द है और मिलने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन जब भी न्याय मिलता है तो कहीं ना कहीं एक नई सुबह जरूर दिखाई देती है और इसी बाबत इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। हालांकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया मानी जा सकती है कि चूंकि थोड़ी देर में शुरू हो भी सकती है, लेकिन जिस तरह इस पूरे केस को देखा जाए अमित, इस पूरे केस में दोषियों की तरफ से तमाम जद्दोजहद की गई कि इन दोषियों की फांसी पर रोक लगाया जाए। और मैं आपको अमित दिखाना चाहूँगा, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिस सुप्रीम कोर्ट में फांसी के 2 घंटे तक लंबी बहस चली और दलीलें दी गई कि इन तमाम दोषियों की फांसी पर रोक लगाई जाए। लेकिन कहते हैं कि भले ही आप इस पूरे मामले में कितनी भी दलीलें दें, लेकिन अगर आपकी दलीलों में दम नहीं है तो अदालत से आपको राहत नहीं मिलेगी। और यही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम दलीलों को सुना और सुनने के बाद उनको ये लगा कि ऐसी कोई नई दलील नहीं है जिससे ऐसा लगे कि इन तमाम दोषियों की सजा पर दोबारा विचार किया जाए। और इसी आधार पर जस्टिस भानुमति ने यह कहा कि आपने प्रयास बहुत किया, लेकिन हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं और हम इस पूरे मामले में एक ऐसी पीड़िता जो निर्दोष थी और उसकी जान केवल ठीक है सुशील, उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, लेकिन उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल भी देखने को मिला है। हर कोई यही कह रहा है कि देर से इंसाफ मिला, लेकिन आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिला। वाराणसी में कैसी तस्वीर देखने को मिली, उपेंद्र के पास चलते हैं वो जानने के लिए। उपेंद्र, क्या रिएक्शन है वाराणसी से? तो उन लोगों के सम्मान में आभार की जो बात कही है, 22 मार्च को शाम 5 बजे 5 मिनट तक घर के दरवाजों पर, खिड़कियों पर खड़े होकर के ताली बजाकर, घंटी बजाकर उनको अभिवादन करना, उनका आभार प्रदर्शन करना। देखिए, एक तो ये विषय कोरोना वाला ऐसा, और मैं इसके अलावा भी बताऊं आपको कि ऐसे जब मानवीय विषय आते हैं, संवेदनाओं वाले विषय आते हैं, तो प्रधानमंत्री के संबोधन में एक आत्मीयता का भाव होता है। और जब उन्होंने ये कहा 2 बातें कि जब मैं मांगता हूं, मैंने जब मांगा आपने दिया, एक बात, और दूसरे दिन है, एक खुशी का दिन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वालों को एक चेतावनी का दिन है कि अब बहुत ज़्यादा इस प्रकार की जो गंभीर हिंसाएं हैं निश्चित तौर पर रुकनी चाहिए। पर इसी के साथ आज का दिन कहीं ना कहीं इस बात का एक एनालिसिस करने का भी दिन है कि देश को बहुत ज़रूरी है कि हम जुडिशियल रिफॉर्म की ओर भी आगे बढ़ें। जो बात बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, जो निर्णय बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, 7 साल लग गए। और ट्रिब्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए उसके पेरेंट्स को और उसकी माँ को, जिन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, वरना अगर वो अपनी तरफ से कहीं भी कमजोर पड़े होते तो ये लड़ाई निश्चित तौर पर कमजोर हो गई होती। आंटी, आप लोग भी सुबह से थाली जा रही है, मैं देख रहा हूँ थाली अभी भी है, तो ये थाली का शोर क्यों है? क्यों आज लोग? हम लोग भी बहुत खुश है कि ये जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और इसके लिए हम इंसाफ होना चाहिए। हाँ, जरूर होना चाहिए। और आगे भी अगर कोई करता है कुछ इस तरह का दोषी पाया जाता है तो उसको भी फांसी जरूर तो हो। आप फैसले संतुष्ट हैं, खुश हैं? आपकी आंख में आंसू भी है, मैं देख रहा हूँ। बहुत खुश है, अच्छा लगा, इतना दिन लगा लेकिन हो गया फांसी, उसको बहुत अच्छा है। आगे से डरेगा लोग, ज्यादा इतना करना नहीं चाहेगा। मैं ये देख रहा था कि पिछले 7 साल थे जिस वक्त ये घटना हुई थी, आपने धरना दिया था, आपने बात रखी थी, आपने जो है आंदोलन किया था। आज 7 साल लगे, तो लगता है कि आज नई सुबह हुई है, एक नई किरण तो जगाएगी ही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये आशा का संचार आज की सुबह कर रही है। और जितनी भी लड़ाई निर्भया की मां अकेले नहीं लड़ रही थी, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। इसीलिए बहुत जरूरी था कि उनकी आवाज में, उनके स्वर में स्वर मिला करके कहीं ना कहीं हम लोग भी उसके जो भी ये। तो 7 साल 4 महीने और 3 दिन बाद आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिला। चारों दोषियों को आज फांसी पर लटका दिया गया। कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन अपडेट क्या कुछ इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है उसके लिए शंकर आनंद के पास चलते हैं, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, क्या अपडेट है पोस्टमार्टम को लेकर? देखिए, जो चारों दोषी थे जिसको आज फांसी की सजा दी गई, अब उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, वहां पर उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। 5 डॉक्टरों का पैनल इस मामले में
अभी पोस्टमार्टम कर रहा है। हालांकि जो पोस्टमार्टम करने के लिए जो टीम बनाई गई है, तकरीबन एक बॉडी का जो पोस्टमार्टम करने में तकरीबन 45 मिनट का वक्त लगेगा और उसके बाद जो चारों बॉडी है उसको अलग अलग डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे और तमाम ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होगी उसको उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, जिससे बकायदा बाद में अगर किसी तरह की जानकारी लेना हो तो उसके लिए ये वीडियोग्राफी की जाती है। तो इस वक्त में दीनदयाल अस्पताल में उपाध्याय अस्पताल में बकायदा उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो चारों शव हैं उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उनके परिजन अस्पताल परिसर में हैं और वहां पर उनके परिजनों को बॉडी सौंपा जाएगा। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो होगी। तो तकरीबन 11:30 बजे तक जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो होते रहेगी। यहाँ आप बता रहे हैं कि एक पोस्टमार्टम में तकरीबन 45 मिनट का वक्त लगेगा, इस हिसाब से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। अमित हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। आज सुबह से कानपुर से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर लोग तिरंगा लहरा रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अमित, अब किस तरह की तस्वीरें, क्या रिएक्शन है वहां के लोगों का? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा 7 साल 4 महीना 3 दिन 5.5 घंटे के इंतजार के बाद वो चारों फांसी फंदे पर लटकाए और आज इस दुनिया में नहीं है। निश्चित तौर पर कानपुर में 5.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई और उसके बाद से मैं जिस जगह बैठा हूं, यहाँ देखिए महिला संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं, यहाँ डॉक्टर हैं, एक यहाँ हाउसवाइफ भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, यानी एक छत के नीचे जो एक संगठन है सब लोग यहाँ बैठे हैं। हम शुरुआत करते हैं महिला संगठन की जो पदाधिकारी हैं उनसे, इनसे क्विक रिएक्शन लेते हैं। मैम, आप लोगों ने इसके लिए कैंडल मार्च निकाला, मुझे जितना याद है न्यूज 18 ने इसको दिखाया भी। आज का दिन क्या कहेंगे मैम आप? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन न्याय हमको देर से मिला है। ये न्याय हम लोग को पहले मिलना चाहिए था। इंडिया में न्याय की प्रक्रिया बहुत ही देर से होती है, लेकिन चलो न्याय देर से हुआ, मिला तो सही। इससे लोगों के मन में डर आएगा, कुछ करने से पहले वो सोचेंगे कि हमें फांसी हो सकती है। देखिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने ये चीज कहा था कि 2020 में ये चारों फंदे पर लटकेंगे और आपने हमारे चैनल पे कहा था, क्या कहेंगे सर आप? देखिए ये तो बात सही है कि एस्ट्रोलॉजिकली जो दिखाई दे रहा था उसके हिसाब से ये था कि इस वर्ष इनको फांसी होना निश्चित है। लेकिन एक चीज और भी है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो मानवता का धर्म है ये सबसे ऊंचा धर्म है और ये जो 7 साल तक इस अमानवीय कृत्य की गाथा चली है और इसका आज जो जिस प्रकार से निराकरण हुआ है, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया ने जो भी डिसीजन दिया है वो सराहनीय है। और लेकिन हम ये भी कहेंगे कि जिस बच्ची के माँ बाप परिजनों के का जो अंदर से जो कष्ट हुआ है उसका अंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनको एक आत्म संतुष्टि मिलेगी कि चलो हमारी न्यायिक प्रक्रिया ने इस तरीके का निर्णय दिया। मैं आप तक आना चाहता हूं, आप डॉक्टर हैं, आज आपने मिठाई भी बंटवाई इस पूरे लोकेलिटी में, और अब क्या रिएक्शन आपका? कोई मेरे लिए तो है कि आज एक देश की हर महिला के लिए नहीं, एक ये पूरे विश्व की महिला के लिए एक ही हर्षोल्लास का दिन है। उनकी सुरक्षा को एक पॉजिटिविटी मिली है, उनकी जो सुरक्षा है उसको मनोबल मिला है कि आज कोई भी ऐसा बेईमान, कोई भी है जो भी ये ऐसे करते हैं, जो ये दोष करते हैं, जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक बात है। एक जो मनोबल संदेश बेहद साफ है, संदेश बेहद साफ है कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी और अगर कोई महिला सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसका अंजाम यही होगा, उसका अंत यही होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।